नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी हैं वो खबरें जिन पर है सबकी नजर और क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में भरी हुंकार, टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, बंगाल की बेटियां टीएमसी के जंगल राज से चाहती हैं छुटकारा। तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदकुरिची में किया रोड शो। कहा, डीएमके के करप्शन शासन का अंत करेगी हमारी सरकार। डीएमके कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने पर भाजपा ने खोला मोर्चा। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विपक्ष पर साधा निशाना। योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी ने कहा कि बिल के खिलाफ विपक्ष ने रची साजिश, कांग्रेस ने सकारात्मक सोच का किया विरोध। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे कोलंबो। श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग भारत के दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्यों से करेंगे मुलाकात। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करने को लेकर होगी वार्ता। तो बुलेटिन में चलिए सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। जी हां, चुनावी रण में दिग्गजों की हुंकार है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले स्थित विष्णुपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य विकसित भारत में बेटियों की भूमिका का विस्तार करना है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान का गला घोटने वाली, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली टीएमसी महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहती है और इसीलिए टीएमसी और कांग्रेस ने साथ मिलकर साजिश रची और महिलाओं का अधिकार छीनने का काम किया है। टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने यह भी विश्वास जताया कि 4 मई को नतीजे भाजपा के पक्ष में होंगे और तब पश्चिम बंगाल से भ्रष्टाचार और सिंडिकेट सबका सफाया होगा और केंद्र की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं राज्य में पूरी तरह से लागू होंगी। गुंडे जेल के अंदर होंगे। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। पर 23 तारीख के पहले कर लो।
क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोड़बे ना, ये सब और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी पर भरोसा करते हैं, बीजेपी को चुनते हैं, और यही आज हम बंगाल में होते देख रहे हैं। बंगाल के लोगों ने भी ठान लिया है, भय आउट, भरोसा इन। भय 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 भरोसा भरोसा बीजेपी के वोट दिन, बीजेपी के बीजेपी के बीजेपी के साथियों, मैं आमतौर पर चुनाव में कभी भी आगाही नहीं करता हूं। क्या नतीजा आएगा मैं कभी बोलता नहीं हूं। मैं सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं उन बातों को टालता हूं। लेकिन इस बार जो भी मिलता है, छोटा सा व्यक्ति मिल जाए, घर में काम करने वाला व्यक्ति मिल जाए, सबको पूछे एक ही बात, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, सब कोई कह रहे हैं। ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही। और जब मैं भारी बहुमत से कह रहा हूं, मतलब कि पक्के विश्वास से कह रहा हूं, इस बार सरकार भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। साथियों, ये बीजेपी सरकार है जिसने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया था, और बीते 11 वर्षों में आदिवासियों के लिए बजट भी करीब करीब 3 गुना बढ़ाया है। साथियों, ये बीजेपी ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। ये बीजेपी है जिसने आदिवासी समाज से इतने सारे मुख्यमंत्री बनाए हैं। उड़ीसा में हमारी पहली बार सरकार बनी, हमारा पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। असम में हमारी पहली बार जब सरकार बनी, हमारा पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। आज छत्तीसगढ़ का भी हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी है। एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का सौभाग्य भी बीजेपी को ही मिला है। साथियों, बीजेपी आदिवासी समाज के लिए ऐसे अनेक काम कर रही है, लेकिन टीएमसी क्या कर रही है?
बेटी आप थक जाओगी। वो बेटी कुछ चित्र लेके आई है, कलेक्ट कर लीजिए भाई। बेटी थक जाओगी आप, कब से आप हाथ ऊपर करके खड़ी हो। मुझे यहां से दिखता भी नहीं है बेटी है कि बेटा है, इतनी छोटी बालिका है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं आपका बहुत आभारी हूं बेटा। आप तो मेरे मां का चित्र लेकर के आए, आप मुझे भावुक बना देते हैं। टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ बेहाल है। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है। आदिवासियों की जमीन पर टीएमसी का सिंडिकेट कब्जा करके बैठ गया है। अवैध खनन का काला बाजार चरम पर है। साथियों, यहां अयोध्या पहाड़ है, सीता कुंड है। आज भी सीता कुंड की जलधारा कई लोगों के लिए जीवन धारा बनी हुई है। लेकिन साथियों, सीता कुंड की इस धरती को टीएमसी ने पानी के लिए तरसा दिया है। धान किसान बहुत परेशान है। साथियों, यहां कई सारी सिंचाई परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं। आप सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट की ही हालत देखिए। दशकों बीत गए, लेकिन नहरों में पानी नहीं आया। किसानों की आंखों में से पानी सूखता नहीं है। ये निर्मम सरकार सिर्फ लूट में जुटी है, लूट में। और लुटेरों को बचाने में ही ये निर्मम सरकार दिन रात लगी रहती है। मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार टीएमसी की इस लूट को बंद करेगी और आपके खेत तक पानी पहुंचाएगी। तो ये तस्वीरें जो है आप पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि किस प्रकार से बीजेपी की सरकार यहां पर बनने जा रही है और सरकार बनने के बाद जो सिंडिकेट है, जो आतंक है, उसका राज जो है कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के ईरोड जिले के मुदुकुरिची विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने डीएमके सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए उसे भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। रोड शो में अमित शाह ने कहा कि हम यहां एआईएडीएमके के साथ मिलकर एडप्पाडी पलानीस्वामी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने का विश्वास रखते हैं। गृह मंत्री ने तमिलनाडु के लोगों से वादा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से तमिलनाडु को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगे। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि वो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन दें। साथ मिलकर एडप्पाडी जी के नेतृत्व में हम एनडीए की सरकार बनाने का विश्वास रखते हैं। एआईएडीएमके बीजेपी सरकार होने के साथ ही तमिलनाडु में डीएमके का भ्रष्टाचार का शासन समाप्त हो जाएगा। तमिलनाडु की कानून और व्यवस्था की स्थिति हम सभी राज्यों की तरह अच्छी करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी
फिर से एक बार तमिलनाडु को अपना खोया हुआ गौरव वापिस दिलाने का हमारा संकल्प है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए आज का जो दिन है बेहद अहम रहने वाला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और वरिष्ठ भाजपा नेता जेपी नड्डा राज्य के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा उत्तर बंगाल के कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों में विजय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने दौरे की शुरुआत दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालूरघाट से करेंगे, जहां पर वो एक विशाल रोड शो करेंगे और इसके बाद मालदा जिले के रतुआ में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आपको बता दें 23 अप्रैल को होगा। उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल के सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस भी धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रही है। पार्टी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनाव प्रचार की कमान थामे हुए हैं। ममता ने जनता का दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। बात करें अगर हम तमिलनाडु की, तो यहां पर भी चुनावी रण बेहद दिलचस्प बना हुआ है। एक तरफ डीएमके लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने मुकाबले को कांटे का बना दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में राज्य के चुनावी दौरे पर है और व्यापक प्रचार करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। वहीं डीएमके भी सत्ता बरकरार रखने के लिए जोरदार प्रचार करने में जुटी हुई है। कांग्रेस की बात की जाए और टीवीके की, तो वो भी सक्रिय नजर आ रहे हैं इस चुनाव में, जिससे चुनावी लड़ाई जो है और भी ज्यादा रोचक होती हुई नजर आ रही है। तो इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से सौरभ दत्ता और चेन्नई से निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, जिस प्रकार चेन्नई में गर्मी बढ़ रही है, उसी तरह से सियासी जो सरगर्मी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप और किस प्रकार से अपनी अपनी जीत के दावे दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं लगातार। देखिए, बिल्कुल तमिलनाडु में 23 तारीख को वोटिंग होनी है और 23 तारीख तक तापमान में बढ़ोतरी जिस हिसाब से हो रही है, उसी तरीके से सियासी सरगर्मी भी यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और पहले यहाँ की स्थानीय पार्टियाँ AIADMK और DMK के बीच मुकाबला चल रहा था। दोनों के बड़े नेता, चाहे EPS की बात करें या MK स्टालिन की बात करें, जगह जगह जा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय पार्टियाँ जो इनके साथ गठबंधन में हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या BJP की बात करें, राष्ट्रीय नेताओं के भी दौरे लगने शुरू हुए। बीजेपी में बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सबसे पहले दौरे पर आए और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरकोइली में रोड शो करके और फिर कल कोयम्बटूर में उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। और उसके बाद हमने देखा है राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, उन्होंने 3 रैलियां कल की हैं और आने वाले कल में वो 4 रैलियां करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बात की जाए तो शिवपुरी के बाद अब चेन्नई में मइलापुर विधानसभा में वो वहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, पूर्व गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, उनके लिए रोड शो करने जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में पूरी तरीके से सियासी जो पारा है वो बढ़ता चला जा रहा है और राजनीतिक संगठन जो है अपनी अपनी ताकत पूरी तरीके से लगा रहे हैं। लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो दोनों तरफ लगभग शुरुआत से लेकर आज तक एक ही मुद्दा चल रहा है। एक तरफ डीएमके और कांग्रेस गठबंधन एनडीए को घेर रही है तमिल अस्मिता को लेकर और खासकर तमिल विरोध को लेकर, और जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था कि तमिलनाडु के साथ अन्याय होगा, सीटों की बढ़ोतरी नहीं होगी, तो दूसरी तरफ एनडीए लगातार डीएमके को करप्शन पे घेर रहा है, परिवारवाद पर घेर रहा है। इसके साथ ही बात की जाए तो महिला बिल जो संसद में गिरा है उसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने भी अपने मन से बात कही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज यही बात कही और कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से डीएमके हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इनको और टीएमसी हो, तो इनको कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। और खासकर महिला विरोध में जो इन लोगों ने जिस तरीके से बिल्कुल निशांत, जिस तरह से महिला विरोधी एक तरह से चेहरा दिखता हुआ नजर आया है विपक्षी पार्टियों का, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात, महिलाओं के लिए तमाम पॉलिसीज की बात ये पार्टियां लगातार करती रही हैं, लेकिन जब महिलाओं को उनका असल अधिकार देने की बात आई तो वो पीछे से खिसकती भी नजर आई। तो इस मामले को भी, इस बात को भी तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो हर मंच से उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए बिल्कुल भाजपा नेता इसको हर मंच से उठा रहे हैं, और चूंकि डीएमके ने पहले से इस बिल का विरोध कर दिया था, और बिल का विरोध करने के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर तमिलनाडु में जगह जगह काले झंडे अपने दफ्तरों की बात करें, आवास की बात करें, डीएमके नेताओं ने लगाए थे और काली पट्टी बांधी थी। और जब ये बिल सदन में पारित नहीं हुआ तो उसके बाद तमिलनाडु में डीएमके की ओर से जश्न मनाया गया। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि किस तरीके से महिला विरोधी एक तरीके से काम किया है डीएमके, और इसके गठबंधन के सहयोगी जो कांग्रेस है उसने भी पूरी तरीके से सदन में इस बिल का विरोध किया है। तो बीजेपी इस बिल के विरोध में डीएमके की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, तमिलनाडु में पूरी तरीके से घेरने में लगी हुई है। और सबसे कल बड़ी बात यह थी, प्रधानमंत्री कोयम्बटूर नॉर्थ सीट पर रैली कर रहे थे। कोयम्बटूर नॉर्थ सीट बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानिती श्रीनिवासन की है। तो ऐसे में ये मुद्दा और ज़्यादा कल बढ़ चढ़कर सामने आया, और बीजेपी की ओर से हमने देखा है कि किस तरीके से चाहे केंद्रीय मंत्री हों, सांसद हों या फिर मुख्यमंत्री हों, जितने भी महिला नेता हैं लगातार इन तमाम पार्टियों का विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। एनडीए की ओर से इन तमाम पार्टियों का विरोध किया जा रहा है कि आखिर महिला आरक्षण बिल का इतना विरोध क्यों, क्योंकि सदन में लंबे समय से महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस जरूर चली आ रही है। हर पार्टी कहती है महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब जब ये बिल आया है इस बिल का विरोध हुआ है। और ऐसे में अगर भारत में आधी आबादी सशक्त नहीं होगी तो विकसित भारत का जो संकल्प है वो कैसे पूरा होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे तो वेदों में भी कहा गया, यत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक दल इस तरीके की सियासत कर रहे हैं? बिल्कुल, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसी विचार को लेकर हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ दत्ता भी पश्चिम बंगाल से। सौरभ, पुरुलिया से लेकर झारग्राम तक देखा जाए तो जंगल महल की जो माटी है एक बार फिर से सत्ता की दिशा तय करने को तैयार है, और इस बार 40 सीटों पर मुकाबला जो है अब सिर्फ भाजपा बनाम तृणमूल का नहीं है, बल्कि बदलते जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण, कल्याणकारी योजनाएं और जो महिलाओं के बीच गहराता असंतोष है, इसके बीच सीधी भिड़ंत बन चुका है। देखिए, बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम, ये जो जंगल महल बेल्ट के हिसाब से बंगाल में जानी जाती है, इस जंगल महल के जो जो सीटें हैं उन सारी सीटों में इस बार भाजपा अच्छा करेगी ऐसा कहा जा रहा है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल में और किसी भी जिले में भाजपा का क्या रिजल्ट होगा वो तो आने वाला चुनाव तय करेगा, लेकिन बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में भाजपा बहुत अच्छा करने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि उनके जो रोड रैलीज जो हो रहे हैं, जिस तरीके से जनता में भाजपा को लेकर एक उच्छ्वास है, उसको लेकर ये माना जा रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बांकुड़ा के बड़जरा में रैली की है और फिर अभी पुरुलिया का रैली चल रहा है, उन 2 जिलों में और फिर झारग्राम में भी एक रैली है, तो इन सारी जो मंच से, इन दोनों मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के जो मुद्दे हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो नारी सुरक्षा का मुद्दा हो, वो सारे कानूनी व्यवस्था का मुद्दा हो, उन सारी बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के ऊपर आलोचना, टीएमसी के जो कार्यकाल है उसके ऊपर तो आलोचना किए ही है, लेकिन साथ साथ जो लोकल मुद्दे हैं जैसे बांकुड़ा और पुरुलिया में पानी का बड़ा समस्या है। आप मानिए कि वहां पे पिछले कई वर्षों से पानी के लिए तरस रही है जनता। उन सारी बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया के मंच से कहा कि पानी जहां पे सीता कुंड है, उस धरती पर पानी के लिए तरस रही है जनता, और किसानों की जो जमीन है उस पर तृणमूल की सिंडिकेट राज का कब्जा हो रहा है। तो अगर भाजपा की सरकार आती है तो इन सारी बातों से आम आदमियों को राहत मिलेगा, और ये जो 2 बेल्ट है इसमें आदिवासी समुदाय का भी एक बड़ा प्रभाव नजर आता है। और इसीलिए सौरभ, भाजपा के लिए जंगल महल जो है वो सिर्फ चुनावी क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि सत्ता तक पहुंच का गेटवे है। और तृणमूल की हम बात करें तो उसके लिए साख बचाने की जंग है। देखिए, इससे और एकदम आपने सही बताया। साथ ही साथ और एक बात है कि महिला आरक्षण बिल, कल जो महिला आरक्षण बिल का परसों जो विरोध हुआ,
और टीएमसी खुलेआम कह रही है कि भाजपा ने बंगाल में भाजपा का जो लहर है उसको देखकर टीएमसी ने इस बिल का विरोध किया है। ये साफ तरीके से सीएम ममता बनर्जी ने कल रैलीज में कहा कि आप बंगाल लेना चाहते हो तो हम दिल्ली दखल करेंगे, तो इसलिए हम टीएमसी जो रैलीज जो बिल है, आरक्षण बिल है, उसका विरोध किए और अपने सांसदों को कहा कि इस बिल के अगेंस्ट में वोट दीजिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक पार्टी जो अपनी निजी स्वार्थ के लिए जो जनहित में देश के हजारों करोड़ों महिलाओं का जो हित कर सकता था, जो बिल उसके चलते अड़चन पैदा किए, और इसी के चलते आज ये जो जेलें हैं, ये जो आज जहां पे रैलीज हो रहा है, ये बंगाल के पिछड़े वर्ग के जेलें भी माने जाते हैं। बंगाल के जितने भी जिले हैं, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम ऐसे जिले हैं जहां पे माना जाता है कि ये पिछले स्तर के जिले हैं, इनको आगे लाना चाहिए। अगर महिला आरक्षण बिल संसद में पास होता, टीएमसी अगर विरोध नहीं करता, तो क्या होता? तो इन पिछले वर्ग जिलों से जो रिप्रेजेंटेटिव आते, उनका और भी ज्यादा प्रतिनिधित्व देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, देश के लोकसभा में सांसद के हिसाब से, विधायक के हिसाब से उनका और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता। जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, महिलाओं का जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, उतना ज्यादा वो जिला बढ़ेगा, उतना ज्यादा वो विधानसभा क्षेत्र बढ़ेगा, उतना ज्यादा एक राज्य बढ़ेगा। लेकिन जहां ममता बनर्जी खुलेआम कह रही है कि आप यहाँ पे एग्रेसिव हो रहे हो, यहाँ पे बीजेपी का लहर दिख रहा है, आपको पॉलिटिकली रोकने के लिए आपने एक बिल को रोक दिया। और उसी बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये काफी एक दुखदजनक बात है कि महिलाओं का जहां पे उन्नत विकास का बात हो रहा है, जब महिलाओं को आगे लाने की बात हो रहा है, तब एक राज्य की जो महिला मुख्यमंत्री है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट गेन करने के लिए इस बिल का विरोध कर रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज दोनों सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने बीजेपी का पक्ष रखा। और इसी के साथ इन दोनों रैलीज में भी आप एक तरफ से आप कह सकते हैं कि पिछले जो रैलीज थे, उससे ज्यादा यहाँ पे लोगों का जन सैलाब देखने को, बिल्कुल जन सैलाब देखने को मिला और प्रधानमंत्री की ओर से एक भावनात्मक अपील भी देखने को मिली। निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो इस समय धरातल पर सबसे ज्यादा उभरे हुए हैं? क्योंकि हम जब भाजपा की रैलियों में बात देखते हैं तो बात सिर्फ और सिर्फ विकसित भारत की होती है, विकसित भारत 2047 तक कैसे पहुंचा जाए, बात होती है महिलाओं के सशक्तिकरण की। देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से तमिलनाडु में पिछले कुछ सालों में खराब हुआ है, उसको लेकर एनडीए जो है वो जमीन पर जाकर इस पूरे माहौल को बनाने का काम कर रही है। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंच से महिला सुरक्षा को लेकर बातें कही और हर दिन अखबार में कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर आती है तमिलनाडु की अगर बात की जाए महिला सुरक्षा को लेकर। तो एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन की, तो जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो स्थानीय बनाम बाहरी का बनाया जा रहा है। डीएमके का कहना है कि एआईएडीएमके पूरी तरीके से दिल्ली से संचालित होगी अगर तमिलनाडु में सरकार बनता है। तो एक तरीके से डीएमके अपने उसी पुराने पैटर्न पे चुनाव लड़ना चाह रही है जिस पर वो लगातार लड़ती हुई आई है। तमिल अस्मिता, तमिल लैंग्वेज को लेकर हिंदी थोपना, और ये आज से नहीं, जब से डीएमके का निर्माण हुआ है तब से डीएमके की सियासत का हिस्सा रहा है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की और एआईएडीएमके की, तो वो नए मुद्दों पर बात कर रहे हैं, भविष्य के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और किस तरीके से तमिलनाडु को भविष्य में बेहतर बनाया जाए और खासकर यहाँ के लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में मुद्दों दोनों तरफ से मुद्दे उछाले जा रहे हैं, लेकिन अहम है कि जनता किस पर ज्यादा विश्वास करती है। अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो दोनों तरफ बड़े बड़े वादे हैं। आखिर एक तरफ जो है 8,000 रुपए की बात की जा रही है, दूसरी तरफ फ्रिज
देने की बात की जा रही है, स्कूटी के लिए 25,000 रुपये देने की बात कही जा रही है। तो दोनों तरफ से जनता को फ्री वीज की भी बात कही गई है। और ऐसे में जो थर्ड फैक्टर यहाँ पर आ जाते हैं एक्टर विजय जो द्रविड़ राजनीति तमिलनाडु की है उसको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से नए तरीके की वो बात कर रहे हैं, जेनजी की बात कर रहे हैं, नेपाल में हुए प्रोटेस्ट में जो जिस तरीके से बदलाव आया है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तीन फैक्टर तमिलनाडु की सियासत में फिलहाल काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 4 मई को जो वोटर हैं वो अपना जब फैसला सुनाएंगे तब तय होगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा किया। बिल्कुल, ये तो 4 मई को ही देखने को मिलेगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। सौरभ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मिड प्राइम, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी लगातार अपनी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। और इसी बीच कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में ईडी ने सन एंटरप्राइजेस के एमडी जॉय कामदार को बेहाला के ज्योतिष रॉय रोड स्थित उनके आवास से हिरासत में ले लिया है। जी हां, ईडी की टीमों ने आज सुबह कोलकाता में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने बल्लीगंज स्थित कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु विश्वास के आवास पर और बेहाला स्थित सन एंटरप्राइज के एमडी जॉय कामदार के आवास पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार यह मामला सोना पप्पू सिंडिकेट केस से जुड़ा हुआ है। यह मामला कथित अवैध गतिविधियों और मनी ट्रेल की जांच से संबंधित है। ईडी की टीम ने कुल 3 अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की है और इनमें से 2 ठिकाने शांतनु सिन्हा विश्वास से जुड़े हुए, जबकि एक ठिकाना जॉय कामदार का है। शांतनु सिन्हा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बेहद खास माना जाता है और हाल ही में उन्हें ममता सरकार के धरने के दौरान मंच पर भी देखा गया था। उस समय कोलकाता पुलिस ने यह कहा था कि वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए ममता के मंच पर मौजूद थे। अब शांतनु सिन्हा को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत कोयला घोटाले की जांच के संबंध में इस साल 28 मार्च को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद ईडी ने इस महीने की 6 अप्रैल को पूछताछ के लिए तलब किया था। उन्होंने ईडी के समन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था और इस बार केंद्रीय एजेंसी ने सीधे उनके घर पर छापा मारा है। तो ममता करीबी पुलिस अफसर के घर पर यह छापेमारी कार्रवाई हुई है। कोलकाता सौरभ दत्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। सौरभ, चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और एक और ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई। देखिए, चुनाव से पहले ये जो कदम ईडी ने उठाए हैं ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है। शांतनु सिन्हा विश्वास दोनों केसों में उनका नाम था। एक, जैसे कि आपने मेंशन किया, कोयला घोटाला, और दूसरा और एक केस है जहां पे जमीन जो है, निजी जमीन, सरकारी जमीन, उन पर कब्जा कर उस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा था। और इसी मामले में सोना पप्पू का नाम कैसे आया? सोना पप्पू का नाम आया कि पहले जो कब्जा करने वाला जो काम होता है वो करता था सोना पप्पू, जो कस्बा के एक गुंडे नामचीन गुंडे है। और हाल ही में जो गोलीबारी हुआ था गोलपार्क में, उसमें भी सोना पप्पू का नाम आया था। फिर सोना पप्पू के बाद अब अगर आप जमीन हड़प लेते हैं तो जमीन हड़प लेने से पहले बाद में ये जमीन आप देंगे किसको? ये किया जाता था जो बिल्डर्स है, जय एस कामदार, जो सन एंटरप्राइजेस के प्रोमोटर है, उनके पास दिया जाता था, ऐसा आरोप है। जॉय एस कामदार अगर सोना पप्पू के जरिए ये जमीन हड़प कर रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही थी? अब यहाँ पे शांतनु सिन्हा विश्वास का नाम आ रहा है, जो अभी कोलकाता पुलिस के डीसी है, कालीघाट थाना के ओसी रह चुके हैं, बहुत दिन तक उन्होंने कालीघाट थाना का ओसी रह चुके हैं।
माना जाता है कि वो सीएम के काफी करीबी है। ऐसा आरोप है बीजेपी का, सीएम का काफी करीबी है। और हाल ही में कोलकाता में एसआईआर के अगेंस्ट में जो धरना हुआ था, जो विजुअल्स हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि शांतनु सिन्हा विश्वास का प्रेजेंस किस तरह से है। और इसी को चलते कहा जा रहा है कि वो इतने करीबी है, तो फिर ये इन्फ्लुएंस उन्होंने अपने ओहदे के इस्तेमाल करके ये जो पुलिस कार्रवाई ना करे, इन सारी बातों को देखने की जिम्मेदारी शांतनु सिन्हा विश्वास का था। अब आता है कि लोकल सिविक बॉडीज यानी कोलकाता कॉरपोरेशन क्या कर रहा था, कैसे ये सारे जमीन ऐसे हस्तांतर होके वहां पे बिल्डिंग बन रहे थे एक के बाद। तो वहां पर उसी के चलते जो ट्रेड यूनियन के नेता है कुमार शाह, तृणमूल के ट्रेड यूनियन के नेता, और रासबिहारी के जो एमएलए है देबाशीष कुमार, उनका नाम जुड़ता है। और इसीलिए परसों देबाशीष कुमार के वहां पे ईडी ने भी इनकम टैक्स ने छापामारी किया था। इससे पहले ईडी ने देबाशीष कुमार को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ के लिए उनको बुलाया था। शांतनु सिन्हा विश्वास को भी बुलाया गया था। जैसे कोयला घोटाले में उन्होंने ईडी का समन का जवाब नहीं दिया, यहाँ पर भी उन्होंने समन का जवाब नहीं दिया। तो आज उनके जो बालीगंज फन रोड में जो दो घर है, उन दोनों घर में ईडी का छापामारी अब तक चल रहा है। जब तक हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक छापामारी चल रहा है, लेकिन शांतनु सिन्हा विश्वास घर में अब तक है नहीं। ये भी काफी नोटिस करने वाली बात है। तो शांतनु सिन्हा विश्वास अब है कहाँ? ईडी का जो टीम है सेंट्रल फोर्स के साथ वहां पे है, लेकिन शांतनु सिन्हा विश्वास अभी तक वहां पे आए नहीं। सौरभ, जिस तरह से ये अवैध गतिविधियों मनी ट्रेल से जुड़ा ये पूरा मामला है और शांतनु विश्वास जो है वो ममता बनर्जी के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस सब में ममता बनर्जी का, सीएम का भी संरक्षण था और कहीं ना कहीं वो जो अभी गायब हैं इसमें भी उनका हाथ हो सकता है। देखिए, ऐसे तो सीधे तौर से हम बता नहीं सकते, लेकिन आप अगर एक एक इंसिडेंट को, एक एक डेवलपमेंट को पास रखेंगे तो जनता जनार्दन समझदार है, वो समझ जाएगी कि क्या हो रहा है। क्योंकि आप अगर पिछले कई सारे एक पुलिस के ऑफिसर है, उनको बुलाया जा रहा है, वो आ नहीं रहे हैं, किसके बलबूते पर वो आ नहीं रहे हैं। और इन सारे जो समन्स को लेकर ये जो सारे है, इसके लेकर ममता बनर्जी तो सीधे तौर पर हमलावर है ईडी के खिलाफ। यहां तक कि परसों जो मिराज शाह और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, परसों जो रेड हुआ था, उस रेड में देबाशीष कुमार के घर रेड हुआ था, कुमार शाह जो ट्रेड यूनियन के नेता है टीएमसी, उनके घर रेड हुआ था, और मिराज शाह जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके घर रेड हुआ था। सीएम क्या बोली? सीएम बोली कि जो लोग तृणमूल के बैग खाते देखते हैं उनके घर में भी छापामारी हो रहा है, इलेक्शन के वक्त क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मीराज शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन वो तृणमूल के बैग खाते देखते हैं, ये तो ममता बनर्जी बोल रही है, ये तो ईडी नहीं बोल रही है। तो खुलासा तो आप कर रहे हो, तो इसलिए उंगली भी आपकी तरफ उठेगा। और पिछले कई रैलीज में, परसों की बात छोड़ दीजिए, पिछले कई रैलीज में ममता बनर्जी तो यहां भी कह दिए थे, वो तो टीजर दे चुके थे खुद से कि मिडनाइट से ऑपरेशन शुरू होगा, एक के बाद एक रेड होगा। मतलब खबर उनके पास भी है कि उनके जो इर्द गिर्द लोग घूमते हैं, किस तरीके से काम से वो लिप्त है और क्या हो सकता है। जैसे कि बुलावा आ रहा था तो वो भी हिंट कर रही थी, वो जानी मानी राजनीति है, राज्य के सीएम है, केयरटेकर ही सही, उनके पास भी तो कोई ना कोई खबर होता है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जय एस कामदार जो इस तदंत में असहयोग कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे, उनको उनके घर से सीजीओ कॉम्प्लेक्स डिटेन करके ईडी ने लेकर आए हैं, पूछताछ चल रहा है। कहा जा रहा है कि जय एस कामदार के बैंक अकाउंट से काफी सारे बड़े बड़े अंकों के लेन देन हुए हैं, वो पैसे कहां गया, कहां से आया, इन सारी बातों को जब ईडी के आधिकारिक जो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो है, जब वो पूछ रहे थे तो जय कामदार सहयोग नहीं कर रहे थे, सीधा सीधा सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। तो अभी उनको सीजीओ कॉम्प्लेक्स में डिटेन करके लाकर पूछताछ चल रहा है। कहा जा रहा है कि इस बैंक अकाउंट का अगर एस्टेब्लिश हो जाए तो बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंस सकती हैं। बिल्कुल, बड़ी बड़ी मछलियां फंस सकती हैं और सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, ये तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए।
और पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने लगभग 7 लाख नए मतदाता जो है वो सूची में जोड़ दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इस अतिरिक्त मतदाता वर्ग की आयु और लिंग के आधार पर विवरण जारी नहीं किया है। चुनाव आयोग ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इन नए मतदाताओं में से लगभग 3,22,000 पहले चरण में मतदान करेंगे, जबकि शेष लगभग 3,88,000 मतदाता दूसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि नए मतदाताओं में से कितने पहली बार मतदान कर रहे हैं और जिनकी आयु हाल ही में 18 वर्ष हुई है, और ना ही उसने इन मतदाताओं का विस्तृत लिंगवार विवरण जारी किया है। आयोग ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए प्राप्त फॉर्म 6 आवेदनों की संख्या या फिर उनमें से कितने अस्वीकृत किए गए, इसका भी कोई खुलासा नहीं किया है। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या अब 6,82,51,008 है, जो कि न्यायाधिकरण के आदेशों के बाद नाम जोड़े जाने पर और बढ़ सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और पहले दिन कोलंबो पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर पारंपरिक स्वागत हुआ। कुछ घंटे पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से द्विपक्षीय मुलाकात की और इस बैठक ने दोनों नेताओं देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को एक नई दिशा दी है। कोलंबो के राष्ट्रपति सचिवालय में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात बेहद सकारात्मक और बेहद व्यापक रही। उपराष्ट्रपति ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति को दोहराते हुए श्रीलंका को भारत का महत्वपूर्ण साझेदार करार दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत श्रीलंका के विकास और समृद्धि के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। विशेष रूप से इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट और चक्रवात दित्वा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारत द्वारा दिए गए $450 मिलियन के सहायता पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। तो भारत पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों को लगातार नया आयाम देने में जुटा हुआ है। श्रीलंका के साथ भी भारत के सामरिक, रक्षा और आर्थिक सहयोग की नींव काफी ज्यादा मजबूत है। हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में देखा जाए तो दोनों देशों के बीच सामरिक, स्ट्रैटेजिक, रक्षा और आर्थिक संबंधों ने एक नई करवट ली है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के श्रीलंका दौरे से इस संबंध को और भी ज्यादा प्रगाढ़ बनाने में मदद मिलेगी। कोलंबो से हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार ने खास रिपोर्ट की है, देखिए। भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग तथा साझेदारी के हर रोज नए अध्याय जुड़ रहे हैं। 2022 में श्रीलंका के सबसे कठिन आर्थिक दौर में भी अगर कोई देश चट्टान की तरह खड़ा रहा तो वो था भारत। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने $4 अरब से अधिक की सहायता प्रदान की। आज भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। द्विपक्षीय व्यापार अब केवल वस्तुओं के आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूपीआई के विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश तक पहुंच चुका है। Forging of closer engagement and interactions between members of the Indian government and the Sri Lankan government. Of course, the fact that in the recent past, India has been a first responder at times of Sri Lanka's critical need has played a role in this. The relationship between people of India and people of Sri Lanka has been pretty strong in terms of bonding together after independence. But saying that, we have actually been having very strong relationships, probably for 2,000-3,000 years. इतना ही नहीं, रक्षा के मोर्चे पर दोनों देशों का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर टिका है। मित्र शक्ति और श्रीनेक्स जैसे युद्धाभ्यास इस बात का प्रमाण है कि दोनों सेनाएं तालमेल बैठाने में माहिर हैं। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान और फ्लोटिंग डॉक जैसे महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियां भी सौंपी हैं। साथ ही विषम परिस्थितियों में भारत श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। इन तमाम मजबूत संबंधों के बीच भारतवंशी उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। The Indian origin people who are here are very honored to have His Excellency the Vice President of India. India has been a true friend to Sri Lanka for several years. They have been in
assisting us in many ways. हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से भी भारत श्रीलंका के बेहतर संबंध कई मायने रखते हैं। श्रीलंका ने बार बार स्पष्ट किया है कि उसकी धरती का इस्तेमाल किसी भी ऐसे काम के लिए नहीं होगा जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ हो। कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में भारत का निवेश इसी सामरिक संतुलन का हिस्सा है। हमारे रिश्ते जो हैं अभी बहुत ही मजबूत हैं और अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों में वो लगातार एक ऊपर की दिशा में लगातार जा रहे हैं। जो ट्रस्ट और गुडविल है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के श्रीलंका दौरे से बहुआयामी सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के साझा भविष्य की नींव को और मजबूत करेगा। साफ है कि श्रीलंका के लिए भारत केवल एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर और भरोसेमंद बड़ा भाई है। उपराष्ट्रपति के दौरे से आने वाले समय में ये साझेदारी दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दौरे से दोनों मुल्कों के रिश्तों को नई गति मिलेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पड़ोसी फर्स्ट नीति को और संबल प्रदान करेगा। कोलंबो से अपने सहयोगी नवीन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और ओडिशा में भारत की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास हो गया है। जी हां, ये इकाई भारत में विश्व की सबसे उन्नत चिप पैकेजिंग तकनीक के आगमन का प्रतीक है, जो ओडिशा को अगली पीढ़ी के सेमीकंडक्टर नवाचार में अग्रणी स्थान पर मजबूती से स्थापित करती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ है इस इकाई की विशेषता। देश की पहली ग्लास सबस्ट्रेट आधारित उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई है, जो उन्नत 3D हेट्रोजेनियस इंटीग्रेशन मॉड्यूल को दर्शाती है। परियोजना का खर्च जो है लगभग 1943 करोड़ है, जिससे लगभग 2500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। प्रति वर्ष 50 बिलियन असेंबल इकाइयों की उत्पादन क्षमता है और यहाँ पर एरोस्पेस, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G तकनीक और डेटा सेंटर सहित प्रमुख क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने वाली चिप्स तैयार होंगे। तो देश की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग इकाई। और आगे बढ़ेंगे, देश भर में 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण होने जा रहा है और इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की और यात्रियों से बातचीत भी की। में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशंस का नवनिर्माण हो रहा है। उसी सीरीज में भुवनेश्वर स्टेशन बहुत ही अच्छा बना है। विशेषकर पैसेंजर्स की दृष्टि से अगर देखो तो उनके लिए बहुत अच्छा वेटिंग एरिया, ये आप देख रहे हैं सारा का सारा एलिवेटेड वेटिंग एरिया है। कॉन्कोर्स है ये कंप्लीट, बिल्कुल जैसे एयरपोर्ट में होता है उसी तरह का बड़ा कॉन्कोर्स है। और प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्टिविटी, जो शहर के अंदर से लोग आ रहे हैं उनके लिए एलिवेटेड रोड, दोनों साइड में एंट्री, जो सेकंड साइड एंट्री है और मेन एंट्री है, दोनों साइड में एंट्री। बहुत अच्छा पैसेंजर्स के लिए आने वाले 50 वर्षों के लिए अच्छी एक फैसिलिटी बन गई है। करीब 8-10 पैसेंजर्स से बात की, सबने कहा कि बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है और बहुत आना जाना आसान हो जाता है इससे। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग आज से भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ली के साथ उनकी पत्नी और प्रथम महिला किम हे कियंग, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यावसायिक प्रमुख सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। और इस क्रम में राष्ट्रपति ली आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई अहम विषयों पर बातचीत भी करेंगे। इसमें जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, जन संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना शामिल है। दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे और इसके अलावा राष्ट्रपति ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं होर्मुज के संकट की कि आखिर कब सुलझता हुआ नजर आएगा होर्मुज का संकट। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध विराम के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनातनी लगातार जारी है। ईरान का यह कहना है कि जब तक ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटाई जाती तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा।
IRGC ने अमेरिका द्वारा जारी नाकेबंदी को युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए चेतावनी दी है कि होर्मुज के पास आने वाले किसी भी जहाज को शत्रु माना जाएगा और उसे निशाना बनाया जा सकता है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सभी मुद्दों का पूर्ण समाधान होने तक नौसैनिक नाकेबंदी लागू रहेगी। और इसी बीच होर्मुज स्ट्रेट में गोलीबारी की घटनाओं की भी खबरें हैं, जिनमें कुछ वाणिज्यिक जहाजों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद युद्ध विराम के बावजूद क्षेत्र में जो है तनाव बना हुआ है। वहीं हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी लगातार जारी है। तो पश्चिमी एशिया में ये तनातनी लगातार जारी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर होर्मुज को खोलने पर हम सहमति बन गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये तनाव जो है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है। दुनिया की सबसे अहम समुद्री तेल आपूर्ति लाइफलाइन है होर्मुज जल डमरू मध्य, उसको ईरान ने एक बार फिर से बंद कर दिया। और इस बीच अमेरिका ने भी जल्दी ही पीस डील नहीं होने पर और ज्यादा हमले तेज करने की अपनी बात दोहराई है। दुनिया की करीब 20% तेल और गैस सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर समुद्री रास्ते पर फिर से कड़ा पहरा लागू कर दिया। ईरान के मिलिट्री कमांड ने एक बयान में कहा कि वाशिंगटन ने ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर अपनी नेवल नाकाबंदी जारी रखकर अपना वादा तोड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका ईरान आने जाने वाले सभी जहाजों के आने जाने की आजादी बहाल नहीं कर देता, तब तक होर्मुज स्ट्रेट में स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण पहले की स्थिति में वापस आ गया है और यह रणनीतिक जलमार्ग अब सशस्त्र बलों के कड़े प्रबंधन और नियंत्रण में है। जब तक अमेरिका ईरान से गंतव्यों तक और गंतव्यों से ईरान तक जहाजों की पूर्ण आवाजाही पर लगी पाबंदियां समाप्त नहीं करता, तब तक होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति सख्त नियंत्रण में और यथावत बनी रहेगी। इस बीच होर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर फायरिंग की घटना सामने आने से तनाव बढ़ने की आशंका है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक टैंकर पर 2 गनबोट्स ने गोलीबारी की, जिन्हें ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हमले से पहले कोई रेडियो चेतावनी भी नहीं दी गई। हालांकि राहत की बात यह है कि जहाज और उसके क्रू सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को ही ईरान ने होर्मुज को खोलने का ऐलान किया था, जिसके बाद से दुनिया ने राहत की सांस ली। बाजारों में राहत दिखी थी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने की बात कह संकट को बढ़ा दिया। With the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. अमेरिका एक और ईरान के साथ शांति वार्ता कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान पर फिर से हमला करने की तैयारियों में अमेरिकी सेना जुटी हुई है। I'd like to emphasize during this pause that the United States Joint Force remains postured and ready to resume major combat operations at literally a moment's notice. Let me be clear, this blockade applies to all ships, regardless of nationality, heading into or from Iranian ports. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from Iranian ports. If you do not comply with this blockade, we will use force. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस तनाव में सीज फायर के अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन हालात जिस तरह से बदल रहे हैं, उससे शांति की उम्मीदों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए टीडी न्यूज। थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए, सबसे बेस्ट ये दही।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं अक्षय तृतीया की। जी हां, अक्षय तृतीया मंदिरों में जुटे हैं श्रद्धालु। अक्षय तृतीया के अवसर पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। आपको दिखाते हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भस्म आरती में शामिल हुए और महाकाल का पंचामृत और आम्र रस से अभिषेक किया गया और माथे पर शेषनाग सजाकर दिव्य स्वरूप दिया गया। वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड में पवित्र 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है और गंगोत्री धाम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की, जिसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जबकि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ के कपाट क्रमशः 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु इन 4 पवित्र धामों में दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बेहतर सड़क सुविधा के कारण पिछले वर्षों की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात की जाए तो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 4 धाम की यात्रा के लिए अब तक लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है और आने वाले दिनों में ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और एसडीआरएफ के जवान प्रमुख स्थानों पर तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से भी निरंतर निगरानी रखी जा रही है। और मिड डे प्राइम में अब बात कर लेते हैं खेल की। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। राजस्थान के कप्तान रियान पराग पिछली हार के बाद टीम से मजबूत वापसी की उम्मीद करेंगे। टीम को अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहली हार झेलनी पड़ी थी, तो वहीं इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं जीतने वाली कोलकाता की टीम अपनी पहली जीत की तलाश में होगी। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज खेले जाने वाले दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा, जिसमें पंजाब किंग्स अपने जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी। पंजाब किंग्स इस सीजन की इकलौती ऐसी टीम है जिसने अब तक कोई भी मैच नहीं गंवाया है। ये टीम 5 में से 4 मैच जीत चुकी है, जबकि एक मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। तो दूसरी ओर एलएसजी इस समय संघर्ष कर रही है। इस टीम ने 5 में से 2 मैच गंवाए हैं। इसी के साथ मिड डे प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।